जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एम इंस्टीट्यूट उज्जैन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां हम पढ़ रहे थे एनिमल हस्बेंड्री के प्रथम अध्याय को, जो कि आपकी 11th एग्रीकल्चर का अध्याय है। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था पशु के प्रारंभिक अध्ययन के बारे में। प्रारंभिक अध्ययन में भी हमने क्या जाना था कि वास्तव में पशुपालन क्यों जरूरी होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे क्लास सेकंड की तरफ। क्लास सेकंड में हम क्या देखने वाले हैं आज दोस्तों, कि हमारे देश में पशुओं की अधिक संख्या होने पर भी राष्ट्रीय आय के कम होने के कारण, मैंने पहले अध्याय में भी आपको वो समझाया था, पहली जो हमारी क्लास थी उसमें, कि हमारा जो भारत है भैया, यहाँ पर पशुओं का पालन तो किया जा रहा है ना, लेकिन इस पशुपालन से मिलने वाली जो आय है हमें कम हो रही। कारण क्या है कि हम पुराने तरीके से अभी भी क्या कर रहे हैं, पशुपालन को कर रहे हैं। तो किस प्रकार पशुओं के पालन को करके इस राष्ट्रीय आय के कम शब्द को ज्यादा वर्ड में बदला जा सकता है। आज का समय ऐसा है जहां पर कुछ क्षेत्रों में पशुओं को पालकर ज्यादा से ज्यादा आय प्राप्त की जा रही है। ठीक है, तो उसी प्रकार हम जानेंगे किस प्रकार हम पशुओं को पालकर ज्यादा आय प्राप्त करेंगे, लेकिन अभी कम क्यों है ये कारण हम जानेंगे तो उसको बढ़ाने की हम कोशिश कर पाएंगे। सबसे पहला तो क्या है भैया, हाई प्रोडक्शन ऑफ अनप्रोडक्टिव, सॉरी प्रोपर्शन है ना, अनप्रोडक्टिव एनिमल्स। हमारे पास पशुओं की संख्या तो है, मान लो भैया किसी के पास में 5 पशु हैं, इन 5 पशुओं में से एक पशु तो 1 लीटर दूध दे रहा है, एक पशु 2 लीटर दूध दे रहा है, एक पशु 4 लीटर दूध दे रहा है और एक पशु 6 लीटर दूध दे रहा है। तो हमारे पास में हाई प्रोडक्टिव एनिमल तो केवल दो ही है। 10 प्लस 5 पशु है, एक पशु सोच लो 0.5 लीटर दे रहा है, मतलब केवल तो आधे लीटर दूध दे रहा है। तो हमारे पास हाई प्रोडक्टिव दूध जो एनिमल हो कितने हैं, केवल दो ही है। बाकी तो बहुत कम कर रहे हैं ना, लेकिन हम इनको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, इनके बराबर इनको राशन दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, बट प्रोडक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो पशुओं के झुंड में क्या होता है, भारतीय किसान के पास पशु ज्यादा है, ये सोचना गलत है। इसकी हमारा भारतीय पशुपालक का पशु ज्यादा है और हर पशु का उत्पादन ज्यादा है तो सही रहेगा। ठीक है, अभी तक हमारा क्या है कि नहीं यार, हमारे पास 10 पशु है, अरे 10 पशु तो है भैया, लेकिन 10 पशु से उत्पादन कितना है। अब 10 पशु का मिला करके 20 लीटर उत्पादन ले रहे हो तो फिर पशु की संख्या कोई फायदा नहीं है। 10 पशु है, हर पशु से 10 लीटर दूध ले रहे हो तो फायदा है। हर पशु से 8 से 10 लीटर दूध आप मिनिमम ले रहे हो एवरेज में, औसत रूप से, तो सही रहेगा। लेकिन 10 पशु में तो कोई सा एक तो 1 लीटर दे रहा है, कोई 2 लीटर, कोई 4 लीटर, तो फिर उसका फायदा नहीं है। और इसी वजह से भारत क्या है आज, आज अभी अभी की कंडीशन में भारत बहुत आगे है। ठीक है, दुग्ध उत्पादन में, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर आज भी उत्पादन कम है। तो कारण क्या है भैया, अनुत्पादक पशु की हमने संख्या ज्यादा रखी हुई है। देयर इज हाई नंबर ऑफ अनप्रोडक्टिव एनिमल्स इन अवर कंट्री। ठीक है, भारत के अंदर अनुत्पादक, कम उत्पादन करने वाले पशु की संख्या ज्यादा है। अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ेंगे भैया। अगला पॉइंट क्या है अपना, उन्नत नस्लों की कमी, लैक ऑफ इम्प्रूव्ड ब्रीड्स। अच्छा, मैंने इसके पहले वाले पार्ट में जब क्लास फर्स्ट पढ़ाई थी उसमें कहा था आपसे, आपके क्षेत्र में कौन कौन सी नस्लें हैं, उन नस्लों के बारे में एक बार कमेंट करके बताइए कि मैं इस क्षेत्र से हूँ और मेरे क्षेत्र में ये वाली नस्ल है। इस चैप्टर में भी सेम आपसे ये बोल रहे हैं कि भैया एक बार आप, कुछ बच्चे नए भी जुड़ेंगे तो उनसे भी यही है कि कमेंट में एक बार बताइए कि आपके क्षेत्र में कौन सी नस्ल विशेष पाली जाती है। प्रोडक्शन रिमेन्स लो ड्यू टू लैक ऑफ इम्प्रूव्ड ब्रीड्स। उन्नत नस्लों की कमी है तो उत्पादन में क्या होता है भैया, कम होता है। ठीक है, उसके अलावा पौष्टिक आहार, पौष्टिक आहार के लिए सीधा शब्द यूज करेंगे, भारतीय किसान के पास में जोत का आकार, खेतों की संख्या कम है, छोटे छोटे खेत हैं। अब उन खेतों में भारतीय किसान अपने लिए आहार उगा पाए, अपने लिए जो है फसल उगा पाए, यही कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इन पशुओं के लिए बराबर जो पौष्टिक न्यूट्रिशियस फूड है हम उगाने में हमारे के लिए क्या होता है भैया, पॉसिबल नहीं होता। एनिमल डू नॉट गेट सफिशिएंट न्यूट्रिशियस फूड, पशु को बराबर जो न्यूट्रिशियस फूड है, पोषक आहार नहीं मिल पाता है। बीमारियों की बात करेंगे तो बीमारी एवं चिकित्सा की सुविधाओं की कमी, आज भी अपने भारत के अंदर कई क्षेत्र, कई गांव ऐसे हैं जो रोडवेज से जुड़े हुए नहीं है, जहां पर चिकित्सा की बराबर सुविधा उपलब्ध आज भी नहीं है। ऐसे में क्या होता है दोस्तों कि पशु बीमार होगा, पशु की बीमारी के बारे में डॉक्टर तक नहीं पहुंचा जाएगा, उसका इलाज नहीं करवाया जाएगा, तो पशु की कई बार मृत्यु हो जाती है। पशु को होने वाली जो बीमारियां होती है ना दोस्तों, कई बीमारियां होती है बहुत घातक होती है। कैसी होती है, बहुत घातक होती है। जैसे एंथ्रेक्स होती है, जिसको हम, इसका नाम ही क्या होता है, विष ज्वर, क्या होता है इसका नाम ही, विष ज्वर होती है। ठीक है, जिसमें पशु को बहुत तेजी से बुखार आएगा, कई बार सिम्टम्स भी नहीं दिखाएगा, पशु मर जाएगा। 100% डेथ रेट होती है। डेथ रेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, मृत्यु दर, मतलब बीमारी होगी तो पशु 100% मर जाएगा। ठीक है,
लेकिन इस बीमारी के बारे में थोड़ा सा भी सिम्टम मालूम पड़ जाए कि पशुपालक के इलाज करवा ले तो पशु बचने के चांसेस कुछ तो बढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए लेकिन अभी क्या है, कुछ गांव में अभी तक रोडवेज तक नहीं पहुंच पाया है। हाँ, लेकिन आज की कंडीशन में देखा जाए, कुछ गांव हैं, लेकिन कुछ गांवों में तो भैया अभी योजनाएं भी चल रही जिनका नाम गौसदन योजना है। क्या है? गौसदन योजना। अच्छा, अभी करंट में क्यों ना चल रही है, इसको हम गोकुल योजना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गोकुल योजना के नाम से जानते हैं। उसके अलावा जो भैया एम्बुलेंस वाली योजनाएं चल गई है कि एम्बुलेंस जो होती है उसके अंदर ही 3 लोग बैठे हुए हैं, डॉक्टर घर तक पहुंच रहे हैं। डॉक्टर कहाँ तक पहुंच रहे हैं भैया? पशु का इलाज करने के लिए गाँव तक पहुंच रहे हैं। उस जो एम्बुलेंस के अंदर क्या होता है, एक डॉक्टर होता है, 2 सहायक होते हैं, चलाने वाला, सब कुछ सारे सामानों को लेकर आपके घर तक ये पहुंच रहे हैं। लेकिन पहुंच रहे हैं, इसकी जानकारी हमें नहीं है, ठीक है। कि कैसे पहुंचेंगे, कैसे बुलाएंगे, इसकी जानकारी अभी तक कुछ लोगों को अभी तक इसकी जानकारी नहीं है। तो इन चीजों से ही हमें अवेयर होना पड़ेगा, तब जाकर के हम उचित इलाज उनका करवा पाएंगे। देयर इज लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट एनिमल डिसीज। एक तो बीमारियों के बारे में जानकारी नहीं होना। भैया पशु है, पशु को मान लो थनेला हुआ है। क्या हुआ है? थनेला हुआ है। अब थनेला में क्या होता है भैया? पशु मेस्टाइटिस जिसको हम बोलते हैं, पशु के जो टीथ होते हैं थन कड़क हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। कठोर हुए, हम सोचते हैं किसी की चीज की लग गई होगी, चोट आ गई होगी तो कठोर हुए, लेकिन वास्तव में भाई साहब इन्फेक्शन अंदर से हुआ है। हमें उसकी जानकारी नहीं है तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल से इलाज करवा करके दूर हट जाते हैं। लेकिन यदि उसी को पशुपालक, यदि किसको दिखाए, वेटेरिनेरियन को दिखाए, पशु चिकित्सक को दिखाए, तो इलाज उसका संभव हो सकता है। आगे की ओर हम बढ़ेंगे दोस्तों। अच्छा, आगे बढ़ने के पहले एक छोटी सी जानकारी जो पहले भी दे चुके हैं, अब भी हम देते हैं कि एम इंस्टीट्यूट उज्जैन, जिसकी ऑफलाइन बेचेस दवा बाजार में लगती है उज्जैन में, फ्रीगंज एरिया में, उसका ही एक एम इंस्टीट्यूट उज्जैन करके ऐप है हमारा, ठीक है, जो कि प्ले स्टोर पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। आप गूगल पे जाएंगे, वहां पे भी लिखेंगे तो हमारा ऐप आपको उपलब्ध होता है, जहां आपको प्रॉपर कोर्स मिलता है 11th एग्रीकल्चर का हिंदी इंग्लिश मीडियम का, 12th एग्रीकल्चर हिंदी और इंग्लिश मीडियम का साथ में, पीएटी जो कि 12वीं के बाद में होने वाली एक एंट्रेंस एग्जाम होती है, ठीक है, जिससे आपको सरकारी कॉलेज मिलता है कृषि का, एग्रीकल्चर कॉलेज मिलता है गवर्नमेंट। इसके भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम के जो बैचेस हैं आपको हमारे ऐप पर उपलब्ध हो जाएंगे। सर आप पढ़ाई तो रहे हैं, है ना, आपकी क्लासेस हमें यूट्यूब पे भी मिल जाती है, तो फिर हमें ऐप क्यों लें? ऐप लेने के फायदे क्या होते हैं? प्रॉपर टेस्ट सीरीज मिल जाती है, गाइडेंस यहाँ पे भी मिल रहा है हमें, प्रॉपर गाइडेंस वहाँ पे भी मिल जाएगा, प्रॉपर पीडीएफ फॉर्म में आपको नोट्स मिल जाएंगे, साथ में कुछ नोट्स आपके घर तक भी इसमें पहुंचते हैं। डेली इसमें टॉप सेशन भी होता है, लाइव क्लासेस मिलेंगी, प्लस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लासेस मिलेंगी, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है ना। तो आप भी यदि हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे जो ऐप का नाम है एम इंस्टीट्यूट उज्जैन, जो कि आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगा, जिसका लोगो आप देख सकते हैं इस टाइप से, इसका क्या है, लोगो दिखाई देता है। तो ये जो लोगो है यदि आपको दिखाई देगा, और इसको डाउनलोड कीजिए और हमारे कोर्स को परचेस कीजिए। अच्छा, अभी 15 अगस्त के पहले हमारे हर कोर्स पर भारी भरकम छूट चल रही है, ठीक है, अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है। तो अभी जो आप देखोगे डिस्काउंट के साथ में ही वो फीस आपको दिखेगी। इसके बाद हो सकता है इन कोर्सेज की प्राइस जो होगी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। अगला आगे बढ़ेंगे दोस्तों। प्रतिकूल जलवायु के अनफेवरेबल क्लाइमेट, भैया हमारा क्या है, भारत विविधताओं से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? विविधताओं से। विविधताओं के अंदर भी छोटा भारत हमारा मध्य प्रदेश है ना। छोटा भारत क्यों बोल रहे हो सर आप इसको? मध्य प्रदेश उससे ज्यादा विविधताओं से भरा हुआ है, ठीक है। यदि आप मध्य प्रदेश में उज्जैन एरिया में हो, यहाँ पर आप रहोगे, तो मालवा क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं, यहाँ की विविधता अलग है, यहाँ सोयाबीन उगा रहे हैं। आप यहाँ से आगे बढ़ जाओगे खरगोन खंडवा इंदौर के साइड, इंदौर से आगे जाओगे खरगोन खंडवा क्षेत्र में निमाड़ा रीजन जिसको बोलते हैं, तो वहां पर फसल अलग उगाई जाती है भैया। आप बालाघाट चले जाओगे तो वहां पर चावल उगाए जा रहे हैं भैया। अब ये सब क्यों हो पा रहा है सर? कारण है विविधता। यहाँ की क्षेत्र की मिट्टी में और वहां के क्षेत्र की मिट्टी में अंतर है। सोयाबीन काली मिट्टी में बहुत अच्छी होती है, वहां की मिट्टी काली नहीं है। निमाड़ क्षेत्र में चले जाओगे, बालाघाट क्षेत्र में चले जाओगे, विविधता प्राप्त हुई। यहाँ पर आप देखोगे समय के अनुसार सर्दी और गर्मियों में गर्मी सर्दी का अनुभव जो होता है वो बराबर है, लेकिन यहीं के कुछ क्षेत्रों से आप आगे बढ़ोगे। अच्छा, अभी इन क्षेत्रों को छोड़ के बारिश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर ही विविधता बारिश की दिखाता हूँ। मध्य प्रदेश के उज्जैन से पचमढ़ी के साइड जाओगे, ऊंचाई वाला क्षेत्र है जहाँ पर धूपगढ़ की चोटी है। मध्य प्रदेश की, जिसको हम सबसे ऊंचा पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट बोलते हैं, सबसे ज्यादा वर्षा होती है लगभग 195 सेंटीमीटर के अराउंड। कितनी होती है? 195 सेंटीमीटर के अराउंड। विविधता देखी, उज्जैन में कम वर्षा, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा वर्षा हो रही है। लेकिन वहीं से तुम जाओगे निचले क्षेत्र में, कहाँ आओगे? निचले क्षेत्र में भिंड चले जाओ। कहाँ जाओगे आप? एमपी के भिंड में जाओगे, यहाँ विविधता देखने को मिल रही है भैया, बहुत ज्यादा गर्मी है। क्या है?
बहुत ज्यादा गर्मी है, धूल ही धूल आपको उड़ती हुई दिखाई देगी, बीहड़ ही बीहड़ आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ हरियाली और यहाँ पर पूरा हुआ उजड़ा चमन है, ठीक है। तो कारण क्या है? विविधता। ये क्लाइमेट का अनफेवरेबल होना, है ना, प्रतिकूल जलवायु का ना होना। वहाँ की जलवायु भी अच्छी हुई, क्लाइमेट अच्छा हुआ तो वहाँ पे भी हरियाली रहेगी, लेकिन यहाँ पर बीहड़ ज्यादा है और वर्षा कितनी है? केवल 55 सेंटीमीटर। अच्छा, कहाँ की बात करें? भिंड की गोहद तहसील की बात करें। कहाँ की बात करें? भिंड की गोहद तहसील या ब्लॉक की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? यदि अनफेवरेबल क्लाइमेट रहेगा तो पशु कैसे पालेंगे भाई? यहाँ पाला जाने वाला पशु यहाँ आकर के अपना उत्पादन कम कर देगा, यहाँ वाला यहाँ जाकर कम कर देगा, है ना, यही लिखा हुआ है। India has hot and humid climate which is not very suitable for milk wool producing animal। भैया दुधारू पशु जो होते हैं, पंजाब में पाला जाने वाला पशु यदि एमपी में लाकर पाला जाएगा तो वहां के उत्पादन में यहाँ के उत्पादन में अंतर दिखाई पड़ेगा। वहां की जलवायु में और यहाँ की जलवायु में अंतर है, इसलिए, ठीक है, वही बोला गया है। अगला है पशुपालन का क्षेत्र, स्कोप ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, कि इसका क्या स्कोप है। पहली बात तो बोल दी भैया आपसे, कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हम जानते हैं। भारतीय कृषि क्या है? अर्थव्यवस्था जो है अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था, उसकी रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि लगभग 70% जो पॉपुलेशन है ना इंडिया की, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। कितनी पॉपुलेशन श्रीमान जी? 70%। तो इतनी पॉपुलेशन यदि एकमात्र किसी एक व्यवसाय पे डिपेंडेंट है तो सोचो कितना बड़ा व्यवसाय होगा। इसी व्यवसाय के अंदर क्या है? खाद्य पदार्थों के बिना उत्पादन को बढ़ाना संभव नहीं है। खाद्य पदार्थ जिनको खाया जाता है, ठीक है, उनके बिना इसको बढ़ाना संभव नहीं है। विदाउट देम इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल। यदि कृषि इस भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है तो कृषि की जो रीढ़ की हड्डी हम बोलेंगे वो कौन है भैया? पशु है। इसीलिए पशु हमारी कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बोले जा रहे हैं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और पशु कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि पशुओं के बिना भैया कृषि जो कर रहे हैं वो तो जाएगी, लेकिन इस कृषि को करना पॉसिबिलिटी जो होती है बहुत कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी श्रीमान जी? कारण है, पशुओं से दूध प्राप्त हुआ, सर ये तो हम पियेंगे, इसमें एग्रीकल्चर में क्या काम आ गया, है ना, हम बताते हैं आपको। दूध के अलावा क्या प्राप्त होगा? मूत्र मिलेगा इससे, गोबर मिलेगा इससे, ठीक है। पशु को चारा खिलाओगे तो उसका जो पदार्थ है, वेस्ट मटेरियल, वो पदार्थ मिलेगा इससे। अब इन तीनों को से तैयार होगी क्या? खाद। क्या तैयार होगी भैया? खाद तैयार होगी, जिससे उच्च गुणवत्ता वाले पोषक तत्व भूमि को मिलेंगे। हुआ रीढ़ की हड्डी। तो भैया पशु के बिना कृषि क्या है? संभव नहीं है, ठीक है। स्पेशल अटेंशन हैज बीन गिवन टू डेवलपमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस थ्रू 5 ईयर प्लान। भारतीय जो अर्थव्यवस्था है इसके अंदर हमने कृषि का और पशु का तो वो देख लिया, लेकिन जो पंचवर्षीय योजनाएं चलती है, पंचवर्षीय योजना का मतलब होता है कि योजनाएं क्या करती है? किसी भी स्पेसिफिक क्षेत्र के लिए अलग अलग योजनाएं बनाती है। योजनाओं के तहत जो है भैया एक इम्प्लीमेंट लाने का काम ये करती है। तो उस इम्प्लीमेंट में भैया क्या हुआ कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में पशुपालन के लिए भी पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई, जिसमें बहुत ज्यादा लाभ कमाया गया, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे कि पशुपालन की जो आवश्यकता है ये क्यों पड़ी भैया? रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, कि इसकी क्या क्या आवश्यकताएं होती। तो एनिमल हस्बेंड्री बिजनेस हैज मेनी प्रॉब्लम्स अलोंग विद प्रॉफिट्स। इसकी क्या है भैया? इससे लाभ तो होता ही है, लाभ के साथ साथ हानियां भी, इससे क्या है, बहुत सारी हानियां भी देखने को मिलती है। बिफोर स्टार्टिंग दिस बिजनेस इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड इट्स रिक्वायरमेंट एंड डिफिकल्टीज। हमने पढ़ लिया भैया पशु को पालना क्या होता है? आसान होता है। पशु को पालेंगे, पशु से लाभ कमाएंगे, अच्छा खासा पैसा हम कमाएंगे, लेकिन हमने ये नहीं जाना इसमें क्या क्या डिफिकल्टीज आती है, क्या क्या परेशानी आती है। हमने देखा लाखों रुपए लोग कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं इससे? लाखों रुपए कमा रहे हैं भैया, कई के तो करोड़ों रुपए तक आ रहे हैं। सर ये तो भाई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको बेच रही है, कर रहे हो कर रहे हैं, लेकिन कैसे है? उन्होंने भैया इनको देखा है, डिफिकल्टीज को देखा है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या उन्हें मालूम है, इन कठिनाइयों से कैसे लड़ना है उनको मालूम है। तो इनको समझेंगे पहले कि वास्तव में क्या क्या कठिनाई आएंगी, ठीक है, क्या क्या इसमें जरूरतें होती है, वो जानकारी होना चाहिए। तो जरूरत में सबसे पहली जरूरत, मूलभूत आवश्यकता जिसको हम बोल सकते हैं, नीड ऑफ कैपिटल। क्या होता है भैया? और कैपिटल भी कैसे चाहिए? हाई कैपिटल, ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। क्यों भैया? एक उन्नत नस्ल की भैंस लेने भी जाओगे तो लगभग आपको 85 से 90 हजार के आसपास पड़ेगी। हो सकता है 1 से 1.5 लाख पे चली जाए, लेकिन एक मिनिमम बोलेंगे तो 85 से 90 हजार की एक भैंस ही आती है। आप उससे उसे लाओगे तब जाकर के आप अच्छा खासा क्या चला पाओगे डेयरी का पूरा आगे अच्छा। हाँ, भैंस लाना है, 90 हजार की आ रही, सर कैसे लाएंगे, हमारे पास पेमेंट नहीं है।
सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। यूं मत सोचा अरे यार सर अभी तो बता रहे थे कि पशुपालन करो, पशुपालन में लाखों करोड़ों रुपए मिल जाते हैं, पशुपालन अच्छे व्यवसायी, अब बता रहे 90,000 की भैंस कहाँ से लाएंगे। टेंशन नहीं, सरकार इसके लिए सब्सिडी वाली योजनाएं चलाती है, ठीक है, कामधेनु योजना चला के रखी हुई, नाबार्ड के कोर्सेस होते हैं बहुत सारे, सबकी जानकारी आपको देंगे, कौन से कोर्स से आपको क्या लाभ होता है। पहले हमारी कैपिटल की नीड है, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एनिमल हस्बेंड्री बिजनेस, बहुत ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है भैया, ठीक है। दूसरा, प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर हाउसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एनिमल आर नेसेसरी। ये देखिए किस तरीके से इनको रखा हुआ है, इस प्रकार का एक प्रॉपर मैनेजमेंट क्या होता है भैया पशु के लिए होना जरूरी है। इस तरीके से प्रॉपर मैनेज, देखो ड्रेनेज के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट है, पशुओं के राशन के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट है, पशुओं को देखा जाए तो यहाँ पर फोगार सिस्टम लगा हुआ है, गर्मियों में भी इनको क्या उचित व्यवस्था हो, यहाँ पर इनको जो शेड पूरा लगा हुआ है ताकि बारिश के टाइम में पानी वानी इन तक ना पहुंचे, तो ये वाला सिस्टम पूरा हो। इफ क्लाइमेट कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल, एक्सपेंसेस इंक्रीज फर्दर। यदि भैया वातावरणीय दशाएं सही नहीं है तो एक्सपेंस खर्च क्या होगा, बढ़ जाएगा। खर्च क्यों बढ़ जाएगा सर, खर्च बढ़ने का कारण होता है कि वातावरणीय दशाओं में क्या होगा, चेंज होगा, पशु बीमार होगा और आपको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब ये इसमें श्रम भी ज्यादा चाहिए, रिक्वायरमेंट ऑफ मोर लेबर, ठीक है। चारा काट के लाओ खिलाओ, चारा खिला दिया गोबर कर दिया, गोबर सफाई करो, ठीक है। चारा खिलाओगे तो भैया प्रोडक्शन भी करेगा, उत्पादन करेगा, उत्पादन के लिए दूध निकालो, ग्वाला चाहिए, तो यहाँ पर पशुओं की देखभाल एवं चारे की व्यवस्था के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होगी, ठीक है। एक दो चार पशु है तो हम खुद देख लेंगे, लेकिन पशु की संख्या ज्यादा है तो अकेले अपन ये काम नहीं कर पाएंगे। श्रम महंगा होने एवं श्रमिकों की कमी के कारण कठिनाइयां को उत्पन्न हो जाती है। क्या होता है भैया, कॉस्टली है लेबर, आज की लेबर क्या है, कॉस्टली है। यदि आप एक अनपढ़ लेबर को ढूंढने भी जाओगे ना, अनएजुकेटेड पर्सन जो होते हैं, लेबर जिसको हम बोलते हैं, मजदूर भी ढूंढने जाओगे तो आपको कम से कम 500 रुपए उसको देने पड़ेंगे। कितने रुपए, 500 रुपीज। तो कॉस्ट बहुत ज्यादा हो चुका है आज का, है ना। इसलिए क्या होता है भैया, इसमें शॉर्टेज ऑफ वर्कर भी है। कॉस्ट ज्यादा है, कम कॉस्ट वाले नहीं मिल रहे तो हम शॉर्टेज बोलेंगे उसको, ज्यादा कॉस्ट इनकी हो चुकी है। और साथ में जो आज का जो मजदूर है, ये भैया गोबर उठाना नहीं चाहता, चारा काटना नहीं चाहता, ठीक है। ये आज का मजदूर आपका पशु का दूध निकालना नहीं चाहता है, ठीक है। अब जरूरी नहीं मजदूर से जो बोले वही करे, लेकिन वो उनकी स्वेच्छा है। तो जब वो ये काम नहीं करना चाहते तो हमारे पास में तो क्या होगी, शॉर्टेज हो गई ना उनकी, ये होता है। लेस फ्लेक्सिबिलिटी इन दिस बिजनेस, फ्लेक्सिबिलिटी या लोच का मतलब क्या होता है भैया, एक्सपेंस तो आप कर ही रहे हो, खर्च तो आप कर ही रहे हो, लेकिन उससे बेनिफिट कितना हो रहा है उसकी बात की जा रही है, बेनिफिट कैसे हो रहे हैं उसकी बात की जा रही है। लोच बहुत कम देखने को मिल रही है, क्यों भैया, एनिमल पूरे साल भर मिल्क प्रोडक्शन नहीं करता, कुछ समय के लिए मिल्क प्रोडक्शन क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो उस समय पर उससे निपटने के लिए आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट, क्लाइमेट का बहुत भारी इफेक्ट होता है। देखिए क्लाइमेट का एक एक केवल अपने एक दर्पण दिखा रहे हैं आपको, ये वाला देखिए और ये देखिए, ठीक है, दोनों को एक साथ देखने के बजाय आधा आधा देखिए कि ये ठंडे प्रदेशों की बात हो रही है और यहाँ ये बात कैसे हो रही है, यहाँ पर ठंडाई बहुत कम होती है, ऐसे प्रदेशों की बात हो रही है। तो इन दोनों के अंदर देखोगे तो प्रोडक्शन में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है, पशुओं की नस्लों में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा, उनकी स्पीसीज में भी डिफरेंस, ये अंतर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये क्यों होता है भैया, ऑल एनिमल्स कैन नॉट डेवलप प्रॉपर्ली इन एवरी टाइप ऑफ क्लाइमेट, हर पशु, इस पशु को यदि मैं भैया यहाँ पहुंचाऊंगा ना तो बराबर प्रोडक्शन नहीं करेगा, यहाँ के पशु को यहाँ ले आऊंगा ना तो बराबर प्रोडक्शन नहीं करेगा। जैसा हम ही है, मान लो कोई व्यक्ति एमपी का रहने वाला यूपी में जाकर रहेगा तो थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा ना, इन्वायरमेंट में चेंजेस आएगा, खाने पीने में चेंजेस आएगा। पंजाब का पर्सन कोई सा आकर के एमपी में रहेगा तो वहाँ के और यहाँ के जो खाना है उसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। राजस्थान का कोई सा व्यक्ति कश्मीर में जाके रहेगा तो एनवायरनमेंट में चेंज आएगा ना, वहाँ की जो एनवायरनमेंट है थोड़ा गर्म है, कश्मीर का ठंडा है, तो बिल्कुल चेंज आना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भैया, वैसे एनिमल यदि राजस्थान का लेके आ रहे हो कश्मीर में लेके जा रहे हो तो भाई प्रोडक्शन कम ज्यादा होना ही है उसका। इसलिए जलवायु में स्थान के अनुसार उपयुक्त पशु का चयन करना चाहिए। यदि आप जलवायु के अनुसार पशु का चयन कर लोगे तो फिर क्या है भैया, अच्छा माना जाएगा। क्या अच्छा माना जाएगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा और क्या। आगे बात करते हैं भैया, पौष्टिक चारे की आवश्यकता, पशु के लिए पौष्टिक चारे की आवश्यकता होगी। ग्रीन फूडर बैलेंस फीड आर नेसेसरी फॉर हेल्दी एंड इम्प्रूव्ड एनिमल्स। आपके पास में दुधारू पशु अच्छा दूध उत्पादन करता है, उस पशु को आपको क्या करना है भैया, उससे प्रोडक्शन अच्छा लेना है, तो उसके लिए क्या करोगे आप, उस पशु को आप इम्प्रूव्ड एनिमल है वो बैलेंस फीड खिलाओ, संतुलित आहार। बैलेंस फीड का मतलब क्या होता है,
ऐसा राशन जो कि सारे के सारे पोषक तत्व अपने अंदर समेटे हुए रखता है। उसके अलावा आपको खिलाना है ग्रीन फूड, हरे चारे उसको खिलाना है, जो कि क्या करते हैं भैया, हरे चारे उस पशु को या पशु स्पेसिफिक जो है एनिमल जो होता है उसके शरीर के अंदर एक तो मॉइस्चर देंगे, नमी मिलेगी उससे, साथ में कुछ न्यूट्रिशन जो होते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो होते हैं उसको मिल जाते हैं। लैक ऑफ ग्रीन फूड रिड्यूस रिप्रोडक्शन, अभी बारिश से अच्छा खासा प्रोडक्शन मिल रहा है पशुओं से, क्योंकि हरा चारा भर भर के है अपने पास में। बारिश जाएगी, ठंड आएगी, थोड़ा बहुत प्रोडक्शन कम होगा, लेकिन ठंड के बाद में जैसे ही गर्मी आएगी भैया प्रोडक्शन अपने आप धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। कारण क्या है नीचे गिरने का, क्योंकि हरा चारा खत्म हो चुका है। अब सूखा चारा खिलाएंगे तो भैया फेट बढ़ जाएगी, लेकिन प्रोडक्शन क्या होगी, अपने आप कम हो जाता है। तो भैया यदि आपके पास में बराबर हरा चारा नहीं है तो इसकी उपलब्धता होगी तो अच्छा प्रोडक्शन ले पाओगे। पशुपालन में घटती रुचि, अच्छा आज का युवा कुछ हद तक 100 में से एक यदि एजुकेटेड युवा पर्सन की बात करेंगे, स्टूडेंट की, तो वो चाहता है कि भैया पशुपालन करें, लेकिन उसे भी फिसला दिया जाता है। कैसे, अरे कहाँ तू पढ़ लिख के ढोर चराएगा, पढ़ लिख के पशुपालन करेगा तू, है ये काम करना तू पढ़ता ही मत, अनपढ़ ही रह जाता है ना। गाँव में तो स्पेसिफिक इसलिए यदि बोल दिया जाए ना कि मैंने एमएससी एजी किया, मैं टेक्निकल तरीके से एनिमल हस्बेंड या पशुपालन करूंगा, अरे दादा तुझे यही करना था तो मेरे से सीख लेता, है ना, ये होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती है भैया, पशुपालन में रुचि को घटाने का काम करती है। जो इंटरेस्ट है भैया अपना पशुपालन में, एनिमल हस्बेंड्री को, उसको डिक्लाइन करने का काम करती है। ठीक है, तो आजकल कृषि के प्रति उत्साह भी कम हो गया है, साथ में इसके कारण जो पशुपालन है इसमें रुचि रुचि घटती जा रही है। कुछ तो लोग ही क्या करते हैं, इससे आपको दूर हटा देते हैं, क्या बोलकर तू पढ़ा लिखा है, ये काम का कर रहा है, कोई सी जॉब कर, ये सारी चीजें बोलकर, इसी को हम क्या बोलते हैं भैया, घटती हुई रुचि। ठीक है, ये है हमारे 12th प्लस पीएटी के सितारे, जिन्होंने हमारे क्लासरूम के जो हमारे ऑफलाइन क्लासेस होती है उससे 12th प्लस पीएटी में सिलेक्शन लिया। मतलब 12th की पढ़ाई जो एग्रीकल्चर की वो तो इन्होंने की ही सही, साथ में इन्होंने पीएटी में सिलेक्शन लेकर के गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज भी हासिल किया है। तो आप भी यदि इस प्रकार चाहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ 11th की पढ़ाई के साथ साथ 12th की पढ़ाई के साथ साथ पीएटी जैसे एग्जाम्स में सिलेक्शन ले, तो हमसे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम पशु प्रजनन से संबंधित समस्याओं की बात करेंगे कि साइंटिफिक ब्रीडिंग टेक्निक्स आर नेसेसरी फॉर ऑब्टेन इम्प्रूव्ड ब्रीड्स ऑफ एनिमल। ये पशु प्रजनन से संबंधित जो समस्याएं कैसी हो गई सर, ये समस्या क्या है कि पशुओं को हम पाल तो रहे हैं, लेकिन उन पशुओं से एक प्रॉपर एक नई संतान जो होती है, एक नई प्रोजेनी प्रोड्यूस हम नहीं करवा पा रहे हैं। गाँव में जो सांड अवेलेबल है हमारे पास में, जो सांड होते हैं उनसे हमने पशु की मीटिंग करवा दी, उनका क्या हुआ, सहवास हुआ, एक नई संतान को जन्म हुआ। अब कैरेक्टर कौन सा आएगा, जो पहले से था पशु के अंदर वही कैरेक्टर आ गया। हम चाहते हैं कि पशु के अंदर एक नया कैरेक्टर आए, प्रोडक्शन पहले वाला था उससे प्रोडक्शन क्या हो, इंक्रीज हो, ये सारी चीजें हम चाहते हैं। तो ये सारी चीजें कब पॉसिबल हो पाएगी, तब कि हम क्या करवा पाएंगे भैया, इन प्रॉब्लम से लड़ पाएंगे, इन समस्याओं को खत्म करेंगे। कौन सी समस्याओं को, प्रजनन संबंधित समस्याओं को। उन्नत नस्ल के सांड का आपको यूज करोगे और अच्छे से आप ब्रीडिंग करवाओगे तो अच्छी क्या होगी भैया, अच्छी क्वालिटी की संतान प्राप्त होगी। ठीक है, पशुपालक को अनुसंधान केंद्रों से जानकारी प्राप्त करते रहना चाहिए, है ना। आज का समय ऐसा है कि आईवीआरआई जिसका नाम पहले हमने जिक्र में लिया था कि अनुसंधान संस्थान है, जहाँ पर भैया वैक्सीन तो बनती है, पशुपालन में इम्प्लीमेंट कैसे लाया जाए, किस प्रकार इसको आगे बढ़ाया जाए, इसके भी क्या की जाती है, यहाँ पर सारे सारे अनुसंधान किए जाते। तो हमें अवेयर रहना चाहिए, हम पशुपालक के, हमें अवेयर रहना है किस चीज के लिए भैया, कि समय समय पर कौन कौन सी योजनाएं आ रही हैं, किस प्रकार से नए नए जो सीमन आ रहे हैं, किस प्रकार से नए इम्प्लीमेंट हो रहा है, प्रजनन की जो नई नई तकनीक आई है उन तकनीकों से अवेयर होगा कि पशुपालक, तो क्या कर पाएगा भैया, अनुसंधान केंद्रों से अवेयर होकर के अपने पशुओं का बराबर प्रजनन करवा पाएगा, बराबर प्रजनन के द्वारा क्या होगा, एक उन्नत नस्ल वो प्राप्त कर पाएगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ेंगे। अच्छा, ये है हमारा अगला सितारा, जिसने एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर होने वाली एडेट एग्जाम के अंदर जो 2026 की एग्जाम है इसके अंदर टॉप किया है, रैंक 10 के साथ में। ठीक है, जो ऑल एमपी में कैटेगरी में 10th रैंक इन्होंने हासिल की है, साथ ही में पीएनएसटी के भी ये टॉपर रहे हैं और पीएनएसटी में 79 रैंक इन्होंने हासिल किए। ठीक है, जो कि हमारे ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट है। ठीक है, तो यदि आप भी चाहते हैं कि ऑफलाइन बैचेस से जुड़ें और जुड़ करके इस प्रकार आपकी सफलता हासिल करें, तो उसके लिए आप हमारे जो दवा बाजार एम इंस्टीट्यूट उज्जैन में, जो दवा बाजार में हमारा इंस्टीट्यूट है, जो कि फ्रीगंज दावा बाजार में है ना, उज्जैन के अंदर, यहाँ पर आकर के आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि आप बहुत दूर से हैं, कहीं दूर क्षेत्र से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप हमारे ऑनलाइन जो बैचेस है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जिसका नाम है एम इंस्टीट्यूट उज्जैन, जिसका लोगो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्या है भैया, लेक ऑफ इम्प्रूव्ड ब्रीड एनिमल्स। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे थे भैया, हम देख रहे थे कि पशुपालन जो है इसको हम किस प्रकार बढ़ा सकते हैं, या फिर इसमें जो कमियां आ रही है किस प्रकार इसमें हम सही से प्रोडक्शन नहीं ले पा रहे हैं, इसका कारण हम देख रहे थे। राष्ट्रीय आय में कम जो वर्ड हमने देखा था, इस वर्ड को ज्यादा करने के बारे में हमने बात की थी, किस प्रकार हम उसको बढ़ा सकते हैं। द नंबर ऑफ इम्प्रूव्ड ब्रीड्स एनिमल्स इज लो इन अवर कंट्री। हमारे भारत में क्या भैया, उन्नत नस्लों की कमी है, उन्नत नस्लें नहीं रहेंगी तो उत्पादन में क्या होगा, कम होगा। अनुत्पादक पशु की संख्या बढ़ती जा रही है, पहले ही बताया था आपको, 10 में से 6 पशु हमारे पास में ऐसे हैं जिनका उत्पादन क्या है, बहुत कम है। उनको पालेंगे, उनको खिलाएंगे तो फायदा कुछ भी हमें होने वाला नहीं है। इससे पीढ़ी दर पीढ़ी नई नस्ल की गुणवत्ता घटती जा रही है। मान लो आपके पास में एक पशु था, है ना, उसका उत्पादन कम था, आपने किसी सांड से उसका क्या करवाई थी, मीटिंग करवाई थी, है ना, मतलब सीधी बात है, आपने उसको मिलवाया था, मिलवाने के पश्चात उससे नई संतान पैदा हुई, उसको प्रोडक्शन कम था। अब सेम सांड से आपने अगले जो पशु था उसको मिलवा दिया, तो क्या हुआ, वापस उसका प्रोडक्शन कम हुआ। आपने उन्नत काम क्या किया, आगे बढ़ाने वाला काम कुछ नहीं किया। एक ही कैरेक्टर को अपन क्या कर रहे हैं, जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो यदि ये करेंगे तो प्रोडक्शन भी कम होगा और उन्नत नस्लें हमें नहीं मिल पाएंगी, है ना। ये गलती किसकी, हमारी है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो प्रचार प्रसार केंद्र होते हैं, ठीक है, अनुसंधान केंद्र होते हैं, इनसे जुड़े हुए रहना होगा। इनसे जुड़ने के लिए आजकल बहुत सारे ऑप्शन है ना, गूगल हो गया, इंस्टा हो गया, फेसबुक हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इनसे जुड़ने के लिए बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर जुड़ करके आज सीखा जा सकता है। जब गूगल से हम सीधे अनुसंधान केंद्र की वेबसाइट से भी जा करके वहां से जानकारी ले सकते हैं कि अभी कौन सी उन्नत ब्रीड है ना, कौन सी हाई वेराइटी जो ब्रीड आई है। उसके अलावा हम क्या देख सकते हैं भैया, इम्प्रूव्ड ब्रीड्स के साथ में कौन किस प्रकार हम मीटिंग करवाएं कि हमारी नस्ल भी सुधर सके। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्या है भैया, प्रजनन में असमर्थता। ठीक है, एनिमल डू नॉट डेवलप प्रॉपरली ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशंस फीड। क्या होता है भैया, हमारे पास में बराबर पोषक तत्व की उपलब्धता नहीं है, उपलब्धता नहीं होगी तो हम खिलाई पिलाई नहीं करवा पाएंगे। जब पशु को बराबर राशन नहीं मिल पाएगा, फूड इंटेक नहीं मिल पाएगा, तो पशु क्या होगा भैया, कमजोर होगा, कुछ तत्वों की कमी होगी। कमी होने के कारण जब उसकी ब्रीडिंग आप करवाओगे तो क्या नहीं कर पाएगा भैया, प्रजनन जो होता है, ब्रीडिंग जब आप करवा रहे हो तो कंसीव नहीं कर पाएगा। सीधी बात है भैया, बार बार गर्भपात होगा। ठीक है, therefore they become unable to reproduce properly। वो क्या नहीं कर पाएंगे भैया, कंसीव नहीं कर पाएंगे। देर से प्रौढ़ होना, भारतीय पशु जो है भैया दूसरे जो फॉरेन कंट्री के पशु हैं, दूसरे देशों के जो पशु हैं उनकी तुलना में बहुत देर से क्या होते हैं, युवा होते हैं। ठीक है, काउस एंड बफेलोस मैच्योर लेट इन अवर कंट्री। हमारे देशों में लगभग 3 साल की उम्र हो जाएगी तब जाकर मैच्योर हो रहे हैं, 3 साढ़े 3 साल की उम्र में। जबकि दूसरे देशों के जो पशु होते हैं केवल 2 से 2.5 साल की उम्र हुई उनकी और मैच्योर हो जाते हैं। मैच्योर होने का मतलब क्या होता है, एक नई संतान को जन्म देने के लिए परिपक्व हो जाना, उसको मैच्योरिटी बोलते हैं। ठीक है, ड्यू टू दिस रिप्रोडक्टिव एबिलिटी डेवलप्स लेट इन देम। अब जब उनमें मैच्योरिटी 3 साल में आ रही है तो भैया नई संतान को पैदा करने की क्षमता में और उनको 6 महीने लग जाएंगे, 3 साढ़े 3 4 साल, 3.5 साल पे पहुंचने के पश्चात वो क्या कर पा रहे हैं भैया, एक नई संतान को विकसित कर पा रहे हैं। ये भी क्या होता है भैया, पशुपालन के लिए सबसे बड़ी कमजोरी इसको मान हम सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कम बच्चे पैदा करना, फेवर काविंग। हमारे जो पशु होते हैं, अभी हमने न्यूट्रिशंस फूड की बात करी है, पोषक तत्व वाले पदार्थ की बात की है, इसकी कमी होगी तो हमारे जो पशु है ना, कमी के कारण क्या नहीं कर पाते भैया, ज्यादा बच्चों को जन्म नहीं दे पाते। 1 या 2 बच्चे पैदा करने के बाद में क्या हो जाते हैं, अनफर्टाइल हो जाते हैं, बांझ हो जाते हैं। कारण क्या है, बराबर पोषक तत्वों की कमी, बराबर ब्रीडिंग टेक्निक्स के बारे में जानकारी नहीं होना, है ना, प्रॉपर हमें क्या नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं है किस प्रकार ब्रीडिंग करवाना चाहिए। हम ब्रीडिंग तो करवा रहे हैं, मेटिंग तो करवा रहे हैं, पशु को मिलवा तो रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि बार बार पशु को गर्भपात हो रहा है। और बार बार गर्भपात होना मतलब कि उसके अंदर पाए जाने वाले जो प्रेगनेंसी हार्मोन है, प्रजनन हार्मोन जो होते हैं उनका खत्म हो जाना। जब वो खत्म हो जाएंगे तो पशु 1 या 2 बच्चे देने के बाद में क्या हो जाएगा, अनफर्टाइल हो जाएगा, बांझ हो जाएगा। आगे बात करेंगे भैया, दिस मेक्स एनिमल हस्बेंड्री लेस प्रॉफिटेबल। भाई साहब, पशुपालन जो होता है ना, आर्थिक रूप से किससे पे टिका हुआ है, ये टिका हुआ पशुपालन आर्थिक दृष्टि से बच्चों के ऊपर, उनसे प्राप्त होने वाली संतानें। एक पशु आपने रखा 10 से 12 साल तक चलाया, सिर्फ प्रोडक्शन मिला 8 साल तक आपको मान लिया जाए, है ना, और पशु मर गया, आप क्या नया पशु खरीदोगे, नहीं ना। हमें क्या चाहिए, एक पशु से लगभग 3 से 4 बच्चे होंगे, तो वो 3 4 बच्चे आगे बढ़ेंगे, फिर उनसे नए बच्चे होंगे, तो उनको हम धीरे 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 क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन लेंगे। अब एक ही पशु था, वो मर गया, उसके बाद में नया पशु फिर खरीदो, फिर 80 90 हजार रुपए 1 लाख रुपए लगाना, हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाता। इसीलिए क्या है भैया, यदि इस पर ध्यान दिया जाएगा, किस पर, बच्चे पैदा करने वाली उस पर, आप कैसे ध्यान देंगे सर,
ब्रीडिंग टेक्निक्स को अपनाओ। क्या करना है, नई नई जो मॉडर्न टेक्निक्स है उनको अपनाना है। पशु का लंबे समय तक सूखा रहना, लॉन्ग ड्राई पीरियड, पशु एक लंबे टाइम तक दूध नहीं देता है, क्या करता है, बहुत समय तक दूध रोक लेता है। ऐसे टाइम पर क्या होता है, एक हार्मोन होता है प्लस, जिसको हम दुग्ध लैक्टेशन हार्मोन या फिर दूध स्त्रावी हार्मोन ऑक्सीटोसिन बोलते हैं, इसकी कमी हो जाती है। इसके बारे में बराबर इलाज करवाना चाहिए। एनिमल रिमेन विदाउट मिल्क प्रोडक्शन फॉर लॉन्ग टाइम ड्यू टू ए लार्जर गैप बिटवीन टू काविंग्स। अब ये कारण क्या होता है, मान लो भैया बच्चा एक पशु था, उससे हमने संतान प्राप्त की, उससे संतान प्राप्त करने के बाद में 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, क्या हुआ है, 1 साल हो गया लगभग, उस जब तक हमने पशु को वापस प्रेगनेंसी उसकी नहीं करवाई, कंसीव नहीं करवाया, मिलवाया नहीं। अब क्या हुआ, 1 साल का गैप हो गया, जब लंबा गैप हो जाएगा तो पशु दूध बहुत लंबे समय तक रोकता है, ठीक है। दिस कॉजेज इकोनॉमिक लॉस टू लाइव स्टॉक फार्मर। अब क्या होता है, जो पशुपालक है, किसान तो है लेकिन पशुपालक ही प्रॉपर्ली पशुपालन पे टिका हुआ है। यदि उत्पादन कम हो, लॉन्ग टाइम के लिए उसने दूध को रोक लिया, वो बोला था ना अभी लोचदार नहीं है, कारण यही तो है ना, यदि लॉन्ग टाइम के लिए दूध रोक लेगा तो पशुपालक के पास में पैसा नहीं आएगा, और पैसा नहीं आया मतलब पशुपालक को क्या होगी भैया, इससे हानि होने वाली है। अगला, बार बार गर्भपात होना, फ्रिक्वेंट एबोर्शंस होना। अब फ्रिक्वेंट एबोर्शन से क्या है, सबसे बड़ी परेशानी है। हमने पशु का क्या करवाया भैया, मैटिंग करवाई, सहवास करवाया, 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक पशु के अंदर बच्चा रहा, फिर अचानक से बच्चा बाहर आ गया, उसे हमने गर्भपात बोला। अब गर्भपात होने से क्या हुआ, प्रॉपर वेटनरी फैसिलिटीज नहीं मिल पाने के कारण हुआ। एनिमल सफर फ्रॉम रिपीटेड एबोर्शंस, बराबर इलाज नहीं मिल पाएगा तो बार बार क्या होगा, उसका गर्भपात होगा, इसी कारण मांझपन वाली समस्या आती है। दिस रिड्यूस देयर रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी, ठीक है। बार बार ऋतुमय होना। अब पशु का जो ऋतु चक्र होता है भैया 21 डेज का होता है। ऋतु चक्र क्या होता है भैया, हीट पीरियड है ना, जिसमें आने के पश्चात पशु की मीटिंग करवाई जाती है। जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर टाइम पीरियड्स होते हैं 7 डेज के, सेम एनिमल्स के अंदर क्या होते हैं, हमारे हीट पीरियड्स होते हैं, मध्यकाल जिसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, इसको हम मध्यकाल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मध्यकाल का जो समय होता है भैया, पशु आया 21 डेज हुए, उसके 2 दिन बाद फिर वापस 21 डेज के लिए मध्यकाल में आ गया। अब जब पशु यदि इतने समय के लिए यदि हीट में ही रहेगा, बार बार हीट में आएगा, अच्छा बीमारी होती है वास्तव में, जो बार बार हीट में आना होता है बीमारी होती है, लेकिन बार बार यदि पशु हीट में आ रहा है तो उससे क्या होगा भैया, बार बार हिट में आने के कारण पशुपालक जो होगा उसको नुकसान होगा। कैसा नुकसान होगा, गर्भधारण नहीं होने के कारण पशुपालन को आर्थिक नुकसान होगा। मेटिंग करवाई है ना, हीट में था, मेटिंग करवाई, 2 दिन बाद फिर हीट में आ गया, मतलब कंसीव नहीं किया, अब पशुपालक को क्या नुकसान हुआ, फिर नए सांड से मिलवाओ, फिर सांड का खर्चा, फिर 2 4 8 दिन 15 दिन 20 दिन बाद फिर हीट में आ गया, तो फिर वापस क्या होगा, खर्चा बढ़ जाएगा। इसी को बार बार रिपीटेड हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्वेंट ओस्ट्रस के नाम से जानते हैं। अगला है भैया क्या, लेक ऑफ प्रूवन सायर्स फॉर ब्रीडिंग। मतलब भैया उत्तम सांडों का भी अभाव है। कैसा है, द नंबर ऑफ हाई क्वालिटी ब्रीडिंग बुल्स इज लो कंपेयर टू फीमेल एनिमल्स। मादाओं की संख्या हमारे पास में ज्यादा है, मादा मतलब भैंस बोल सकते हो, गाय बोल सकते हो, उनकी संख्या ज्यादा, लेकिन इनसे मेटिंग हम करवाएं, इनसे मिलवाने के लिए जो हमारे पास में सांड होते हैं इनकी संख्या क्या है, बहुत कम है, ठीक है। एनिमल इंसेमिनेशन हैज प्रूव्ड यूजफुल इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, लेकिन हाँ हमारे पास में सांड की संख्या तो कम है, मादाओं की संख्या ज्यादा, लेकिन इसके लिए सॉल्यूशन क्या है भैया, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान। देखा होगा गाँव में आजकल ही चल रहा है, डॉक्टर आता है कैन लेकर के, उससे अंदर से कुछ निकालता है व्हाइट कलर का लिक्विड टाइप का पदार्थ, जिसको हम बोलते हैं सीमन, लेगा और सीधे भैया जो मादा होती है उसके इंजेक्ट करके चला जाता है। वो क्या होता है, उसी मेथड को हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या कृत्रिम गर्भाधान के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है लेक ऑफ अवेयरनेस रिगार्डिंग न्यू ब्रीडिंग टेक्निक्स। नई जो प्रजनन की तकनीक है जिसको हम कृत्रिम गर्भाधान बोलते हैं। अभी जैसे कि वीडियो में कुछ बच्चे सुन रहे होंगे, जब देख रहे हो आप कुछ बच्चे, तो आपको जानकारी नहीं है कृत्रिम गर्भाधान या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, देखा होगा लेकिन जानकारी नहीं है, कुछ ने देखा भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपके पास में दोनों एनिमल्स होना जरूरी नहीं है। कृत्रिम गर्भाधान जो होता है इसमें आपके पास में दोनों एनिमल होना जरूरी नहीं है। आपके पास में केवल मादा है तो भी आप क्या करवा सकते हो भैया, आपके पशु को प्रेग्नेंट करवा सकते हो, गर्भित करवा सकते हो। कैसे होगा, आपको नर पशु का जो सीमन है वीर्य पहले से कलेक्टेड है उसको मंगवाना है और डॉक्टर से उसको इंजेक्ट करवा देना है। आपके पास में केवल क्या थी, फीमेल थी, मेल नहीं था, फिर भी आपने क्या करवा दिया, पशु को प्रेग्नेंट या फिर गर्भित करवा दिया। लेकिन आज भी क्या माना जाता है, कुछ रूढ़ीवादी लोग, रूढ़ीवादी का मतलब क्या होता है भैया, अनएजुकेटेड और साथ में कंजर्वेटिव लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी इस चीज को नहीं मानते कि नहीं यार ये वाली चीज क्या होती है, सही नहीं है, इस प्रकार से मेटिंग करवाना, सहवास करवाना, इस प्रकार से नई संतान को जन्म दिलवाना सही बात नहीं है। लेकिन वास्तव में साइंस के साथ चलेंगे, मॉडर्निज्म के साथ चलेंगे तो अच्छा प्रोडक्शन भी होगा, नई नस्लें भी मिलेंगी। दे डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन अडॉप्टिंग मॉडर्न ब्रीडिंग टेक्निक्स। भैया क्या कर रहे हैं,
जो रूढ़िवादी लोग हैं, जो अनएजुकेटेड लोग हैं, आज भी टेक्निकल जो टर्म होता है एनिमल हस्बेंड्री के, उनको अपनाने से पीछे हट जाते हैं। जब ये पीछे हटते हैं तो उन्नत नस्लें नहीं मिल पाती, उन्नत नस्लें नहीं मिल पाती तो उत्पादन बराबर नहीं हो पाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आगे क्या बढ़ेंगे, आज का भी अपने क्लास सेकंड क्या क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। अगला जो अध्याय हमारा आने वाला है क्लास थर्ड, उसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या भैया, कि जो अभी हमने पढ़ रहे थे प्रजनन से संबंधित जानकारी, इसी को हम आगे बढ़ाने वाले हैं कि वास्तव में कृत्रिम गर्भाधान क्या होता है, इस टेक्निक में क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा। तो अध्याय सेकंड जो हमारा था, अध्याय फर्स्ट का क्लास सेकंड जो हमारी थी, आपको यदि समझ में आई है तो उसके लिए आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। साथ में आप फीडबैक दीजिएगा कि हमारी क्लासेस आपको कैसी लग रही है, हमारी क्लासेस कैसी लग रही है, इनमें कुछ कमियां लग रही है तो उसके लिए हम आप एक बार से फीडबैक दीजिएगा। साथ में बताइएगा आप कहाँ से हैं, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑल जो नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन होता है उसको ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारे सारे नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री महाकाल।